नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी की ओर से आज हम एक ऐसे सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, फिल्म लेखक, गीतकार और निर्देशक के लाइब्रेरी में हैं जिनका नाम है अमित खान। अमित खान जी ने 12 वर्ष की उम्र में कहानी लिखी और 15 वर्ष की उम्र में उनका उपन्यास प्रकाशित हो गया। शायद ये विश्व रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि उसके बाद इनकी निरंतर यात्रा चल रही है और अभी तक चल रही है और दिनों दिन इनके उपन्यास लोकप्रिय होते जा रहे हैं। अमित खान जी की करीब 100 से अधिक थ्रिलर उपन्यास आए हैं, 80 लघु कथाएँ आई हैं और 50 डायमंड कॉमिक्स आ चुके हैं। आपकी कई वेब सीरीज आ रही हैं, टॉक शो कई आए हैं हिट और फिल्में भी हैं। इस तरह से अमित खान जी कई लिटरेचर फेस्टिवलों में स्पीकर के रूप में आमंत्रित हुए हैं और पल्क मतलब क्राइम राइटर्स फेस्टिवल हिंदुस्तान टाइम्स ने किया था, उसमें भी आप विशेष रूप से आमंत्रित थे। तो आज हम अमित खान जी से बात करेंगे। जैसा कि आपने अमित खान जी की लाइब्रेरी में देखा, इनका लिखा हुआ साहित्य और पल्प राइटिंग में अमित खान जी इस समय भारत के नंबर 1 लेखक हैं। और क्राइम और जासूसी, आज की नई पीढ़ी तो क्राइम और जासूसी लेखक कहती है, इनको उपन्यास कहती है, लेकिन पल्प जो पुराना शब्द है ये अभी तक कहीं कहीं छपता है, आता रहता है, चर्चा होती है, जो कि पीढ़ियां बदल गई, समय बदल गया, पाठक बदल गए, लेकिन आज भी ये पल्प चल रहा है। तो हम अमित जी से जानना चाहते हैं, सर नमस्कार, बात हुई चुकी है अपनी अंदर, तो ये पल्प हिंदी राइटर, अभी भी ये पल्प शब्द जा क्यों नहीं रहा है सर? नहीं, दरअसल क्या है कि हिंदी पल्प फिक्शन ये इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की तरफ से बोलें या हमें दिया गया एक टाइटल है शुरू से ही। सही बात यह है कि हमारी जो परंपरा है, हमारे जैसे जो लोकप्रिय उपन्यासकार हैं, मैं लोकप्रिय वर्ड बोलूँगा, हाँ, लोकप्रिय मतलब जो बिकता है, तो जो लोकप्रिय उपन्यासकार हैं, हमारी परंपरा शुरू होती है बाबू देवकीनंदन खत्री से। शायद आप जानते हो बाबू देवकीनंदन, हाँ, हिंदी सीखी है लोगों ने उनको पढ़ने के लिए। चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, वो हमारे पहले स्टार लेखक थे। उसके बाद हमारी परंपरा के दूसरे लेखक थे इब्ने सफ़ी, जो बहुत पॉपुलर रहे। फिर उसके बाद जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा, फिर गुलशन नंदा, फिर वेद प्रकाश शर्मा, फिर सुरेंद्र मोहन पाठक, और अभी नई जनरेशन से जुड़े हुए हम। तो है क्या, हिंदी पल्प फिक्शन नाम क्यों दिया गया? हिंदी पल्प फिक्शन बेसिकली लुगदी साहित्य, चूँकि हमारी किताबें पहले पीले कागज़ पर, सस्ते कागज़ पर छपती थी, सस्ती किताबें छपती थी, तो और हमारे प्रकाशक भी अलग होते थे। पहले इलाहाबाद में होते थे, फिर बाद में मेरठ बड़ा गढ़ रहा हमारी किताबों का, फिर दिल्ली शिफ्ट हुआ। लेकिन आज की डेट में हमारी जो किताबें हैं वो दुनिया के जितने टॉप पब्लिशर हैं, आप ये समझे पेंगुइन हैं, वेस्टलैंड, यानी सब बड़े पब्लिशर हमारी किताबें प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं इसका विरोध इसके लिए करता हूँ कि अब हमें हिंदी पल्प फिक्शन ना कहा जाए। हमारी ये कोई कसूर नहीं है कि हम ज़्यादा बिकते हैं तो हमें एक हाशिए पर धकेलने की कोशिश की जाए, चूँकि एक ख़ास वर्ग है जो इस तरह की कोशिश करता है साहित्य में। तो उनको ये लगता है कि अगर कोई लेखक ज़्यादा बिकता है तो उनको टारगेट इसके लिए किया जाता है कि उनको ये बताने की कोशिश की जाती है कि जैसे लेखक ही नहीं है, जैसे लिखना ही नहीं जानते हैं। अगर कोई बिक रहा है तो यानी वो लिखना नहीं जानता है। तो जिसकी किताबें कम बिक रही हैं, जो बहुत कृष्ट भाषा में लिखता है, उसको ये एक लिटरेचर साहित्यकार, एक बड़े बड़े तमगे दे दिए जाते हैं, उनको बड़े बड़े अवार्ड दिए जाते हैं। और हमारे जो परंपरा के लेखक हैं, हमारी परंपरा के लेखकों को ना कभी कोई अवार्ड दिया गया और हमेशा एक हाशिए पर रखा गया, जबकि हमारे यानी बहुत ज़्यादा हमारे रीडरशिप रही है। और आज भी जब किताबें बिकनी बंद हो चुकी हैं, बहुत कम किताबें बिक रही हैं, आज भी हमारी किताबें बहुत अच्छी खासी बिक रही हैं। इसीलिए पेंगुइन जैसे प्रकाशक जो हैं आज हमें छाप रहे हैं। खुद मुझे पेंगुइन ने प्रिंट किया, ये अभी किताब है पेंगुइन से आई हुई है, इससे अगली बुक है वो भी मेरी पेंगुइन से आ रही है।
तो आज इवन दिल्ली प्रेस से हमारी कहानियाँ और सब चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम उन सब जगह से छप रहे हैं, वो सब लोग हमें स्वीकार कर चुके हैं, जो बड़े बड़े प्रकाशक हैं वो हमें छाप रहे हैं, तो ये क्यों सिर्फ एक नुक्ताचीनी की बात हो कि अगर हम बिकते हैं तो हमें उस बात की सज़ा दी जाए और हमें एक पल्प फिक्शन और के नाम पर हमें दरकिनार करने की कोशिश की जाए। ये तो जो आपसे बातचीत से मालूम पड़ रहा है कि गुलशन नंदा करीब 14-15 फिल्में सुपर डुपर हिट है उनकी। सर ज़्यादा और फिल्में होंगी। उनकी झील के उस पार 5 लाख प्रतियां निकली थी उसमें। हाँ हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त और खूब बिकी थी उस समय। फिर भी साहित्यकार उनको साहित्यकार नहीं मानते थे, तो वो दर्द या वो स्थिति आज भी कायम है आपके अनुसार? हाँ हाँ, और ये सिर्फ हमारे हिंदी में है। जी जी, हमारे हिंदी में है। जी। क्यों मैं बोल रहा हूँ, जो हमारी तरह के जो अंग्रेजी उपन्यासकार हैं, जी जैसे सर आर्थर कॉनन डॉयल, उनको सर की उपाधि दी गई जी ब्रिटेन के अंदर, जी जो सबसे बड़ी अवार्ड होता है, सबसे बड़ी उपाधि होती है। जी। समझिए, यहाँ पर किसी ऐसे साहित्यकार को या किसी हमारे जैसे लोकप्रिय उपन्यासकार को कोई भारत रत्न तो जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। पद्मश्री या कुछ भी मिल जाए वो भी बड़ी बात होगी। तो वहां पर सर की उपाधि दी जाती है, जबकि सर आर्थर कॉनन डॉयल वो बेसिकली हमारे ही परंपरा के राइटर हैं। जी जी। तो इस तरह के वहां पर जो सम्मान है अंग्रेजी में, जो अगाथा क्रिस्टी का सम्मान है, जो वहां पर यान फ्लेमिंग का सम्मान है, जी, वो हमारे यहाँ नहीं है। सर उपन्यासकारों के बारे में ऐसा कहा जाता है या पढ़ा या बातचीत भी जो हम करते हैं, तो वो कहते हैं किसी किरदार को जब वो लिखते हैं तो उसमें डूब जाते हैं, उसमें ढल जाते हैं, वो किरदार बनकर लेखन आगे बढ़ता है उनका। तो आपका जो क्राइम और जो जासूसी उपन्यास आप लिखते हैं, कोई किरदार को गढ़ते हैं, तो उस किरदार में कितना ढलते हैं, कैसे बढ़ता है वो किरदार? ये बड़ा अजीब बात मैं इसके लिए बोलूँगा। मेरा सबसे सुपरहिट कैरेक्टर है कमांडर करण सक्सेना, जो एक रॉ का एजेंट है, जो सब इंटरनेशनल मिशंस को अंजाम देता है, और उसके ऊपर भी वेब सीरीज़ आ रही है, और 60 से ज़्यादा नावल पब्लिश हैं। मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट। ये कमांडर करण सक्सेना है, और 60 से ज़्यादा नावल पब्लिश हैं इसके। ठीक है। और अभी 60 नावल्स की राइट एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस ले चुका है। जी तो सबसे पहले इन 2 बुक्स पर वेब सीरीज़ बन रही है। जी तो एक बुक पर एक सीज़न होगा। जी तो ये इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है आज, जी जी जो कभी शायद लाइफ में कंप्लीट ही ना हो, चूंकि 60 सीजन बनाना एक ही कैरेक्टर के, और मैं अभी भी लगातार लिख रहा हूँ। जी तो ये हम पहला जो सीज़न है रूस में जाकर शूट करने वाले हैं, जी। और एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम देने की वहाँ पर कोशिश है। ISI और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और हमारी रॉ। ये जो आप बता रहे हैं कमांडर करण सक्सेना, इस पर एक सीरीज आ रही है। हाँ, वेब सीरीज। जैसे कि एक सीरीज नहीं, ये पूरी फ्रेंचाइजी होगी। हाँ, दिवाकर बनर्जी ने व्योमकेश बख्शी जी। और उनकी 30 कहानियों के राइट्स लिए थे जी। और 30 में से करीब 10-12 या 15 कहानियों पर वो फिल्म बनी थी, पूरी 30 कहानी पर नहीं बनी थी। उनसे जब पूछा गया कि भाई 30 कहानियाँ इसमें शामिल क्यों नहीं, उन्होंने कहा जितनों की ज़रूरत थी, जितनी कहानियों की, उतने हमने लिए। तो जो व्योमकेश बख्शी किरदार है जी और करण सक्सेना किरदार है, किस तरह से अगर अपन आज के दौर में इससे तुलना करें तो? नहीं, देखिए, व्योमकेश बख्शी मैंने भी पढ़ा है, जी और व्योमकेश बख्शी और कमांडर करण सक्सेना में सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि व्योमकेश बख्शी की शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। जी तो व्योमकेश बख्शी के कोई 250, 300, 400 पेज के नावल नहीं हैं, तो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो उन पर बहुत ज़्यादा, चूंकि अगर इस पे एक सीज़न बनता, एक बुक पर एक ही सीज़न बनेगा कमांडर के, जी तो एक बुक पर जब एक सीज़न बनेगा तो वो सेकंड सीज़न के लिए फिर दूसरी बुक होगी। जी तो व्योमकेश बख्शी पर शायद आप जो बोल रहे हैं, मुझे पूरी जानकारी नहीं, जी फिल्म बनी है। जी दिवाकर बनर्जी ने बनाया। हाँ, जो दिवाकर बनर्जी ने बनाई, तो वो शायद शॉर्ट स्टोरीज हैं वासु उसमें। चटर्जी ने सीरियल भी बनाया था उनका। हाँ, वो कहानियां हैं, वो शॉर्ट स्टोरीज हैं, ये प्रॉपर नॉवल हैं। तो सबसे पहला फ़र्क ये है, और दूसरी बात ये है कि एक सीज़न एक बुक पर होगा, और हम इसको एक मैं बहुत जल्द नाम अनाउंस कर दूंगा। उस प्रोडक्शन हाउस का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और बहुत बड़े चैनल के साथ टाइप हो चुका है। तो हमारा एक सीज़न कई करोड़ में बनने वाला है, तो बहुत बड़ा सीज़न होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको एक फ्रेंचाइजी की तरह, सिर्फ मैं नहीं, प्रोडक्शन हाउस और चैनल सब देख रहे हैं। तो हमने ये तो बनना ही है, एक के बाद दूसरा सीज़न, दूसरे के बाद तीसरा सीज़न, चूँकि वो रॉ का एजेंट है और सब इंटरनेशनल मिशंस को अंजाम देता है वो। सर, साहित्य और सिनेमा एक दूसरे के पूरक हैं,
और उनमें कई तरह का विवाद भी है, ऊंच नीच भी है, उस विचारधाराओं में भी अंतर है। एक लेखक जब लिखता है तो अपने शब्दों से जो संवेदना प्रकट होती है पाठकों में, और जब उस लेखक की कहानी पर, उपन्यास पर फिल्म बनती है तो निर्देशक के लिए बड़ी चुनौती होती है कि वो जब सिनेमाईकरण करे उसका, तो क्या दर्शक उतना अनुभव कर पाता है उसको? देखिए, फ़र्क तो है, सवाल बहुत अच्छा है। चूँकि जैसे मैंने दुनिया ने, बल्कि मैं बोलूँगा जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखी हैं, शायद उतने यान फ्लेमिंग को पढ़ा नहीं, उसके बाद जॉन गार्डनर ने भी उसको लिखा, और मैंने जेम्स बॉन्ड पढ़ा भी है, और जेम्स बॉन्ड की फिल्में लोगों को बहुत पसंद आती हैं। लेकिन जब मैंने जेम्स बॉन्ड पढ़ा, यान फ्लेमिंग को पढ़ा, तो मुझे ये लगता है कि किताबें ज़्यादा अच्छी हैं। और मैं एक चीज़ मानता हूँ, मैं आज सिनेमा से भी जुड़ा हुआ हूँ, वेब सीरीज़ से भी जुड़ा हुआ हूँ, टीवी भी मैंने बहुत किया है, यानी मैं बहुत अच्छी तरह से सिनेमाई कल्चर को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। लेकिन एक फ़र्क मैं आज भी महसूस करता हूँ कहानी, किताबों में और सिनेमा में, जो एक रिश्ते को लेकर। मुझे लगता है किताबें आपके दिमाग पर जितना गहरा असर छोड़ती हैं किरदारों के साथ, वो आपके दिमाग में जितना लंबे समय तक जीवित रहते हैं वो किरदार जो आपने किताबों में पढ़े, वो सिनेमा में पढ़े हुए किरदार शायद उतना लंबा असर नहीं छोड़ते। कई, मैं अतिशोक्ति ऐसी हो सकती है, एक दो चीज़ें, कोई किरदार के बारे में अगर आप बोलने लगें कि नहीं वो तो बहुत अमर है, वो बहुत अमर है, तो एक दो चीज़ें हो तो बात अलग है। और इसके पीछे एक रीज़न भी है, किताबों का असर क्यों गहरा होता है दिमाग पर। होता क्या है कि जब एक किताब होती है, तो जब हम उसके किरदार को पढ़ रहे होते हैं, तो हमारी जो कल्पना है उसमें जो किरदार, वो हम अपनी कल्पना के अनुसार उसको गढ़ते हैं, हमें अपनी कल्पना के हिसाब से वो किरदार दिखाई देने लगते हैं। और जो कल्पना हम स्वयं कर रहे हैं वो निसंदेह बहुत अच्छी होती है हमारे नज़रिए से, तो हम वही कल्पना कर रहे होते हैं। सिनेमा में हमें वो सहूलियत हासिल नहीं होती, क्योंकि सिनेमा में किरदार हमारे सामने परोसे जाते हैं, वो हमें दिखाई दे रहे होते हैं, जिसमें से कुछ किरदार हमको अच्छे भी नहीं लगते। तो इसके लिए उनके साथ उतना गहरा जुड़ाव नहीं होता जितना गहरा जुड़ाव किताबों के साथ होता है। और किताबों में पढ़े गए किरदार इसीलिए लंबे समय तक असर छोड़ते हैं, अगर अच्छी किताब है तो। ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि सर आपसे एक बात और आ रही है कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में ये कहा है कि कोई भी उपदेश देना है तो उसका जरिया मनोरंजन के माध्यम से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है जी। मैं एक बहुत बड़ी मिसाल दे दूं, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी। नहीं बोलिए। हाँ, आचार्य रजनीश का नाम आपने सुना ही होगा। निसंदेह बहुत विद्वान थे और मैंने उनको बहुत पढ़ा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा है, मैं उनके बारे में भी घंटों बोल सकता हूँ। और रजनीश, उनकी खूबी ही ये थी कि वो छोटी छोटी कहानियों में संदेश देते थे, मैसेज देते थे, सुधारने की बातें करते थे। अगेन वही बात है जो आपने बोली कि जो कहानियों के माध्यम से जब हम कुछ चीज़ें बोलते हैं, किस्से कहानियाँ आज से नहीं हैं, ज़माने से चलते चले आ रहे हैं। तो वो किस्से, अगर मैं डायरेक्ट आपको 2 पेज का उपदेश देने लगूं, आप 2 मिनट बाद मेरी बातें सुनना बंद कर देंगे, आपको वो कोर्स बुक की तरह लगने लगेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैं आपको कहानी सुनाता हूं और उसमें कुछ किरदार बड़ा मज़ेदार आपको सुनाने लगता हूं और उस किरदार के माध्यम से मैं आपको एक मैसेज देता हूं, तो आप ना सिर्फ उसे ग्रहण करेंगे, बल्कि आने वाले समय में आप भी वो दूसरे को कहानी सुनाकर उसका मनोरंजन भी करेंगे और उसको कहीं ना कहीं एक सबक भी मिलेगा। सर, ऐसा कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है, ठीक है, और उपन्यासों में तो मान लिया, लेकिन क्राइम और जासूसी उपन्यास जो आपके हैं, उसमें क्या संदेश होता है, क्या शिक्षा होती है, क्या मुसीबतों से जूझने का उसका कोई उपाय आता है या चुनौतियों से लड़ने का? आपके जासूसी उपन्यासों में क्या संदेश होता है? देखिए, पहली बात तो मैं बोलूँगा कि इन चीज़ों को अलग यूँ नहीं करना चाहिए। जो पहली लाइन थी आपकी कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, बिल्कुल वैसी उसी धरातल पर रहते हुए मैं बात कर रहा हूँ कि जासूसी साहित्य भी समाज का दर्पण होता है। हम आज कमांडर करण सक्सेना लिखते हैं जो रॉ का एजेंट है, तो आज दुनिया में पॉलिटिक्स की किस तरह से खेली जाती है, किस तरह से KGB, रॉ, ISI
ये लोग काम करते हैं, किस तरह से यूएनओ काम करती है, किस तरह से हमारे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो किस तरह से वर्ल्ड पावर बनकर दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यही जो चीज़ें हैं वही हमारे उपन्यासों में होती है। तो जासूसी साहित्य भी समाज का ही दर्पण है। कहने का मतलब वो ये कि हम जो हमारा कमांडर करण सक्सेना है वो भी जब इंटरनेशनल मिशन को अंजाम देता है तो पाकिस्तान आईएसआई के थ्रू किस तरह से हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, या अमेरिका का उसमें क्या रोल है, या ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, या रूस किस तरह से हमें सपोर्ट कर रहा है या खिलाफ हो रहा है, तो सब वही चीज़ें हैं। तो उसमें यूएनओ भी होती है, उसमें यही दुनिया होती है। सर फिल्मों में कई साहित्यकार आए लेकिन यहाँ पर चले नहीं वो और वापस लौट गए। उसका एक कारण था कि वो चाहते थे जो हमने लिख दिया है वो कटना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, मतलब वैसा का वैसा होना चाहिए। आप उपन्यासकार भी हैं, फिल्म लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं, गीतकार भी हैं। एक आपके उपन्यास पर एक निर्देशक फिल्म बनाता है, निश्चित रूप से कई चीज़ें वो उसमें से छोड़ेगा, हटा देगा, और कई चीज़ उसकी अपनी नहीं जोड़ेगा। हो सकता है पाठक के लिए, दर्शक के लिए अच्छा भी हो। हाँ बिल्कुल। आप जब निर्देशित करते हैं फिल्म, तो आपके उपन्यास पर अगर फिल्म बना है वो किस तरह से होगा? आपके उपन्यास में कई चीज़ें हटेंगी, नहीं जुड़ेंगी, क्या इस तरह से होगा? डिपेंड करेगा कि वो किताब किस समय सीमा में लिखी गई है। अच्छा। जैसे जब ये बिच्छू का खेल आई, जी। मेरे पास अंदर एडिशन है, ये सबसे पहले 15 रुपये में प्रकाशित हुई थी आज से 26 साल पहले। जी। और मेरे बहुत सारी किताबें हैं जो 20-25 साल पहले पब्लिश हुई हैं। जी। और तो निसंदेह आज की डेट में जब मैं उन पुरानी किताबों को वापस पब्लिश हो रही हैं तो मैं खुद उनको एडिट करता हूँ। बिना एडिट किए मैं आज उनको मार्केट में नहीं लेके आ रहा हूँ। क्यों नहीं लेके आ रहा हूँ? हमारी आज की डेट में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले ये जब किताबें प्रिंट होती थी तो लाइब्रेरी में जाती थी, और हालांकि एक चीज़ कही जाती है कि सबसे कम आयु न्यूज़पेपर की होती है। जी बिल्कुल। जो आज छपता है और मुश्किल से अगले दिन तक वो यानी डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। उसके बाद उससे कम आयु पत्रिका की होती है। जी। जो 2-3-4 महीने की जिसकी आयु होती है। जी। लेकिन जो उपन्यास होते हैं, जो कहानी संग्रह होते हैं, उनकी बहुत दीर्घायु होती है। वो लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो उनको बाकायदा बाइंडिंग करके उनको रखा जाता है, और हर समय में 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी उनके रीडर होते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो ये बुक प्रिंट होती थी, इन किताबों की अपनी एक समय सीमा होती है। चूँकि जब 20-30 साल बाद किताबें जीर्ण शीर्ण कंडीशन में हो जाती हैं तो उनको बहुत लगा अच्छे से करके रखने की भी कोशिश होती है। लेकिन अभी जो समय बदल रहा है, आज हम जो किंडल पे आ गए हैं, आज जो हमारी ई बुक पब्लिश हो रही हैं, हम आज जो काम कर रहे हैं, ये तो लाइफ टाइम काम है। यानी कि वो जो किताबें जो किंडल पर हैं, जो ई बुक में हैं, वो तो हमेशा जीवित रहने वाली हैं। तो मुझे ये लगता है जो आज ऑडियो बुक्स बन रही हैं, आज स्पॉटिफाई ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है। कमांडर करण सक्सेना के सब कंट्रोल अभी उनके हाथ में है, और वो हिंदी में बना रहे हैं, उसके बाद दुनिया भर के अलग अलग लैंग्वेज में बनाने वाले हैं कमांडर को। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ऑडियो बुक में भी लाइफ टाइम के लिए वो जीवित रहने वाली हैं। वो कभी उनके पन्ने ख़राब नहीं होंगे, उनका कभी कवर नहीं फटेगा। तो मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी ये दिखाई देने लगी है आज की डेट में कि हम जो किताबें आज की डेट में हमारी पब्लिश भी हो रही हैं, दोबारा पब्लिश हो रही हैं, हम जितना अच्छे से अच्छे उनको पुरानी किताबों को एडिट कर सकें और हम उन्हें आज पाठकों के सामने लेके आएँ, तो वो हमारी इसके लिए ज़्यादा बेटर है कि लंबे टाइम तक वो किताबें उसी रूप में रहने वाली हैं। ये फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स या जो कंपनियां हैं आपके जो उपन्यास के राइट्स लेती हैं, तो आप उनको बताते हैं या स्वयं वो पढ़कर कहीं से आपको अप्रोच करते हैं? जैसे एकता कपूर जी ने भी आपको उससे वेब सीरीज बनाया। एकता जी के यहाँ से बेसिकली मेरे पास सामने से एक बार कॉल आया था, तो वो मेरी कुछ किताबों पे वेब सीरीज़ बनाना चाहती थी। तो एक किताब उनके माइंड में थी, तो उस किताब का डिस्कशन हुआ हमारा, और किताब उन्होंने ली फ़ौरन। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे सामने से बोला कि आप भी कुछ किताबें हमें बताइए। उसके बाद मैंने उनको 3 किताबें और बताई
उसके राइट भी उन्होंने सब ले लिए। जी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जिसका मैं बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा, चूंकि अभी एग्रीमेंट की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो भी अभी मेरे बुक्स पर बना रहे हैं, और कमांडर जो बन रहा है वो तो अलग है। आपकी सीरियलें बहुत आ गई, फिल्में बहुत आ गई, वेब सीरीज, थोड़ा सा इस पर बताइए कौन कौन से सीरियल। नहीं, मैंने सीरियल तो देखिए बहुत लिखे, जी। खुद भी लिखे। मैं जब बॉम्बे आया तो गौतम अधिकारी जी का आपने नाम सुना ही होगा, तो मैंने सबसे पहले उनके साथ सुराग और हेलो इंस्पेक्टर सुपर लिखा। डुपर था वो, बहुत सुपरहिट सीरियल था। सुराग हेलो इंस्पेक्टर लिखा। उसके बाद मैंने सावधान इंडिया के बहुत एपिसोड लिखे हैं, और मैंने सहारा के लिए बहुत काम किया है। उनका हॉन्टेड नाइट एक शो आता था हॉरर, उसमें स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग वगैरह मैं सब किया करता था। इसके अलावा उनका एक डेली सोप आता था जो मेरे सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड था, वो डेली सोप भी मैंने बहुत लिखा है। तो मेरे कई सौ एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं जी। टीवी पर भी। आपके मित्र कुमार विश्वास ने एक बार कहा था मुझे 5-7 साल पहले, हम एक सिटिंग, आप कहानी लिख रहे थे, बातचीत आपने कराई, मैंने भी कुमार विश्वास की इवेंट की है। उन्होंने कहा मेरा दोस्त बहुत तरक्की करेगा मुंबई में भी। तो आप उस समय उपन्यासकार के रूप में बहुत चर्चित थे। अभी आपके जो गीत बड़े बड़े गायकों ने गाए, कैलाश खेर ने, के ने, तो ये गीतकार वाला अब सिलसिला शुरू हो रहा है मुझे लगता है बड़े लेवल पर। नहीं, देखिए कई बार क्या होता है, जी। मैं खुद उस चीज़ को छुपाता था बचपन से। अच्छा। होता क्या था कि मैं बचपन में भी मेरी बहुत कविताएं पब्लिश होती थी, जी। लेकिन हमारा नाम बनने लगा एक जासूसी उपन्यासकार के तौर पर। तो कहीं एक बड़ा बरगद जब जन्म लेने लगता है, तो आसपास के जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको पूरी तरह उस बरगद के साए में पनपने का मौका नहीं मिलता। अच्छा। तो नाम हमारा एक जासूसी उपन्यासकार के तौर पे बड़ा हो गया, और हम ज़्यादा व्यस्त भी हो गए। लेकिन मेरा लिखना बंद नहीं हुआ कभी भी। जब भी मेरा मन आता था, मैं बचपन से कविताएं लिखता था, अपने शौक के पॉइंट से बोले कैसी, लेकिन मैं कभी उसको प्रचारित नहीं करता था, कभी लोगों को बोलता नहीं था। क्यों नहीं बोलता था? मुझे ऐसा लगता था कि लोगों का देखने का विज़न कहीं भटक ना जाए, उनको ऐसा ना लगे कि नहीं, चूँकि कहाँ जासूसी उपन्यासकार और कहाँ एक गीतकार। तो इस वजह से, हालांकि हमारी जो प्रसिद्धि हुई एक जासूसी उपन्यासकार के तौर पे हुई, लेकिन जो आज हमारे रीडर हैं वो जानते हैं कि मेरी लव स्टोरीज भी बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। लेकिन एक जगह आपकी ब्रांडिंग हो जाती है, तो उस ब्रांडिंग को आपने कैरी करना पड़ता है। सर, एक उपन्यास पर आप उपन्यासकार हैं, आप ही के उपन्यास पर एक फिल्म बनती है, एक टीवी शो बनता है और एक वेब सीरीज बनती है। तो भाषा के स्तर पर आप तीनों में निश्चित रूप से बदलाव करेंगे अगर तीनों अलग अलग माध्यम में आपके उपन्यास पर काम होता है। देखिए, निसंदेह थोड़ा मार्केट सब अलग अलग है, और कई जगह मन खुश भी नहीं होता, ये भी एक बात है। जिसको बोलना चाहिए, हमारी वेब सीरीज़ हो, फिल्म हो या टीवी हो, हर दुनिया की अपनी मजबूरियां हैं। चूँकि वहाँ भी करोड़ों लगते हैं, तो वो लोग भी जानते हैं कि जब हमने इसको इस तरह से लेके आना है तो हमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो हम उसमें बहुत ज़्यादा, हालांकि कई बार अपने राय देते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एक्सपर्ट भी बैठे होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। कई जगह हमें लगता है मार्केटिंग एक्सपर्ट गलत हैं जी। लेकिन कई जगह मन महसूस कर चुप भी रहना पड़ता है, क्योंकि परंपरा शायद उसी तरह से चल रही है। और यही वजह है कि जैसे आप सामने वाले की मजबूरी जब तक नहीं समझोगे, तब तक आप किसी भी विधा में कामयाब नहीं हो सकते। एक अंतिम सवाल है सर, जैसा कि हम गानों में सुनते हैं चोरी हो जाती है, धुनों की चोरी हो जाती है, कहानियों में चोरी हो जाती है, इसी प्रकार से एक साहित्यकार का जो उपन्यास होता है 70 साल के बाद वो उसका लेखन का अधिकार मुक्त हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद, एक लेखक की मृत्यु होती है, उसके 70 साल बाद मुक्त हो जाता है। तो जैसा कि ये चोरी इसके रहते हुए, मतलब वो 70 साल पूरे होने के बाद या उसके पहले भी इस तरह की चोरियां होती हैं? बहुत ज़्यादा होती हैं। और मैं बड़ा आसान शब्दों में बोलूँ, ख़ास तौर पे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में तो जी चोरियां बड़ा चलन है जी रीज़न क्या है, यहाँ पर जितने लेखक होते हैं, जी मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ अभी, यहाँ पे जितने लेखक होते हैं वो यहाँ पर इस शहर में लेखक बनने कोई नहीं आता है। इस शहर में सबसे पहले आदमी हीरो बनने आता है,
ये बात है। उसके बाद डायरेक्टर बनने आता है। जब वो हीरो नहीं बन पाता या डायरेक्टर नहीं बन पाता तो मजबूरी में अपना किचन चलाने के लिए उसे सबसे आसान साधन लगता है कि राइटर बन जाओ, तो वो लेखक बन जाता है, जबकि वो सबसे कठिन काम है। तो यहाँ पर इस तरह के बहुत ज़्यादा लेखक हैं जो बनने एक्टर आए थे, जो बनने डायरेक्टर आए थे। सबसे ज़्यादा एक्टर ही बनने आते हैं इस शहर में, राइटर बनने आने वाले लोग बहुत ना के बराबर मिलेंगे। तो वो मजबूरी में राइटर बन जाते हैं और फिर वो चूंकि अंदर से राइटर नहीं होते और उनको अपना किचन भी चलाना होता है, वो आपसे मिलते हैं, वो अपनी कोई कहानी सुनाते हैं, मैंने एक कॉमेडी लिखी है, आप बोलते हो नहीं हमें तो कोई जासूसी थ्रिलर सुनाओ, आजकल थ्रिलर की बड़ी मार्केट है वेब में, तो थ्रिलर उनके पास है नहीं। तो ऐसी कंडीशनों में वो कहीं ना कहीं किताबें उठाते हैं, किताबें पढ़ते हैं और वो कहानी लाकर बेच देते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाकर। तो चोरियां बहुत ज़्यादा होती हैं इस शहर में कहानियों को लेकर, तो अब लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते। एक और प्रश्न मन में आया, एक राइटर नरेशन देता है निर्देशक को, प्रोड्यूसर को या कंपनी को, और एक उपन्यासकार नरेशन देता है, कुछ तो अंतर होगा इसमें? भाषा का अंतर होता है और सबसे बड़ी बात है कि नरेशन आपका कितना पावरफुल है। वो नरेशन किसी का भी पावरफुल हो सकता है, वो अलग बात है, वो अलग बात है, चूंकि वो बोलने की जो विधा है वो ऊपर वाला वो किसी किसी को देता है, इससे ना आपके टैलेंट का पता चलता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता है कि अगर आपको बोलने की कला बहुत अफलातून मिली है, बहुत कमाल मिली है, तो आप बहुत टैलेंटेड हैं, वो एक अलग कला है, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ लोगों में होती है और मैं ये समझता हूँ कि अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखते भी अच्छा हैं और नरेशन भी बहुत अच्छा देते हैं, तो इस सोने पे सुहागा जैसी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली नरेटर बहुत अच्छे होते हैं, लिखना नहीं जानते, तो बड़ा दुर्भाग्यशाली भी होता है, क्योंकि आपको कहानी बहुत अच्छी सुना दी गई, बाद में पन्नों पर उतनी अच्छी नहीं होती। चलिए सर, बधाई हो आपको। अरे थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं आपके आने वाले सब प्रोजेक्ट हिट हों। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे अमित खान जी को, और इनके अब आने वाले प्रोजेक्ट भी आपको देखने मिलेंगे। आपने अमित जी को और अमित जी के बारे में इतना कुछ सुना, लेकिन जो इनका जो बचपन से उपन्यास तो लिख ही रहे हैं, लेखन में तो है ही, लेकिन कवि वाला जो रूप है, तो हम चाहेंगे अमित जी की कविता सुने। अमित जी, आप कुछ कविता सुनाइए। मैं माँ के ऊपर एक कविता सुनाता हूँ। मेरी माँ मेरी दोस्त। वाह। कहने को तू माँ है मेरी, पर मेरे बचपन की दोस्त, वाह। मेरी पहली पहली साथी तू। क्या बात, वाह। कहने को तू माँ है मेरी, पर मेरे बचपन की दोस्त, मेरी पहली पहली साथी तू। जब भी तेरे सामने जाता बिल्कुल बच्चा बन जाता हूँ। वाह बचपन की यादें पलकों में भरी पतंग की तरह उड़ने लगती हैं। वाह वाह। सब कुछ जैसे कल की बात हो, आंखों में प्यार तेरा भरने लगती हैं। वाह। जब भी मैं रोता उदास होता, तू तरह तरह के मुंह बनाती, कान पकड़ती, कभी इठलाती, कभी मुझे हंसाने के लिए कुर्ता पहन के बापू बन जाती। वाह वाह वाह। खुद भूखी रहती, मुझे खिलाती, रात में जब नींद न आए तो भूत का डर भी मुझे दिखाती। वाह। रोज नई नई कहानी सुनाती, तू ही मेरे सब खिलौने, तेरे से ही थे सपने सलोने। क्या बात, क्या बात। कहने को तू माँ है मेरी, पर मेरे बचपन की दोस्त, मेरी क्या बात। पहली पहली साथी तू। क्या बात। आज बहुत दोस्त हैं मेरे, पर तेरे जैसा वाह। कोई नहीं है। वाह। न कोई तेरी तरह इठलाता है, न कोई कभी जोकर बन के हंसाता है। मेरा ऐसा भी कोई दोस्त नहीं जो भूखा रह के मुझे खिला दे या खुद जागे और मुझे सुला दे। कहने को तू माँ है मेरी, पर मेरे बचपन की दोस्त, मेरी पहली पहली साथी तू। जब भी तेरे पैर में छूता मेरे सब बिगड़े काम बन जाते। वाह वाह। अरे आज समझ मुझे आता है, तू कोई साधारण औरत नहीं, तू देवी है, तू सम्मान है, तू आरती है, तू अजान है, तू सातों तीरथ सातों धाम है। क्या बात। अरे तू ही गीता, तू ही कुरान क्या है, बात। तू घर का चूल्हा आटा है, तू आंगन की मिट्टी वो जिसमें हरदम खेला मैं। तू कभी ऊन का गरम स्वेटर, कभी गद्दे की रुई बन जाती। वाह। तू कभी ऊन का गरम स्वेटर, कभी गद्दे की रुई बन जाती। खुद को धुनती, खुद को बुनती, पर अपने अंक में मुझे समेटकर वाह। एकदम प्यारी नींद सुलाती। कहने को तू माँ है मेरी, पर मेरे बचपन की दोस्त, मेरी पहली वाह। पहली साथी तू। तू कुर्ते के सीवन जैसी, जिसमें हर दुख छुप जाता है, सब कुछ अंदर अंदर पी लेती और मुस्कान बन के निकलती तू। क्या बात। मेरी खुशी में शामिल होकर
अपना सब दुख भुला देती, कहने को तू माँ है मेरी, पर मेरे बचपन की दोस्त, मेरी पहली पहली साथी तू, मेरी पहली पहली साथी तू। वाह 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 वाह, क्या बात। थैंक यू। एक कविता है जो मैं सुना रहा हूँ, उम्र। एक उम्र होती है, एक उम्र होती है, उम्र के शामियाने में, सपनों से सजे ज़माने में जो कर जाएं वो कम है, वरना फिर ये उम्र रोती है, दम तोड़ती सांसों के साथ कहती है, एक उम्र मिली थी तुम्हें और तुम खड़े रहे सपनों की दहलीज पर। इसी कश्मकश में ये सोचते हुए, कोई साथ दे तो ये करूँगा, हालात थोड़े साजगार हों तो वह करूँगा। ये दुनिया है, यहाँ कोई कहाँ साथ देता है, एक साया है जो है साथ तुम्हारे, और उम्र मोती है हीरे जैसी, जितना तराशोगे निखरेगी ये, जितना संवारोगे संवरेगी ये। दुल्हन की शहनाई भी यही है और विधवा का मातम भी यही, जो चाहो इसे बना लो। उम्र के इस शामियाने में, सपनों से सजे ज़माने में जो कर जाएं वो कम है, वरना फिर ये उम्र रोती है, दम तोड़ती सांसों के साथ कहती है, काश मैं मिलती किसी कर्मठ को जो समझ पाता मेरी अहमियत, जिसके आगोश में रहकर मैं कुछ इतिहास बुनती। महापुरुषों के कमंडल का एक कमंडल वह भी होता जिसमें मैं कुछ यादगार कमल चुनती। कुछ बीज ऐसे बोती जिसे सब रहती दुनिया तक याद रखते। एक उम्र होती है, उम्र के शामियाने में, सपनों से सजे ज़माने में जो कर जाएं वो कम है, वरना फिर ये उम्र रोती है, दम तोड़ती सांसों के साथ कहती है, एक उम्र मिली थी तुम्हें और तुम खड़े रहे सपनों की दहलीज पर, तुम खड़े रहे सपनों की दहलीज पर। वाह।